तो जो हम पहुंचे वहाँ पे तो ये सब लोग गले मिले। उस आदमी ने, भाई साहब ने जो उनके पास वेपन था उसको रखा और सरेंडर करने के बाद में तो जितने भी लोग थे ना ये वहाँ पे, तो उन्होंने साथ में मारपीट करना शुरू कर दिया और वो भाई साहब नीचे गिर गए। तो खड़े होने के बाद में बिल्कुल क्लोज रेंज से विद्या प्रकाश ने गोली मारी। एक ऐसा नाम जिसे राजस्थान में भूलना मुश्किल है, अनंतपाल सिंह। पुलिस के मुताबिक अनंतपाल एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर था, लेकिन उनके सपोर्टर्स के लिए वो एक रॉबिन हुड था। कई लोगों के लिए वो कास्ट प्राइड का सिंबल बन गया था और उसकी कहानी एक कल्ट स्टेटस तक पहुंच गई थी। लेकिन अनंतपाल का रास्ता कहां से शुरू हुआ, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। साल 1975 में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के सनवर्द गांव में अनंतपाल का जन्म हुआ। राजपूत परिवार से ताल्लुक रखने वाले अनंतपाल का बैकग्राउंड एकदम सिंपल था। वही खेती बाड़ी करने वाला परिवार से बिलोंग करता था, लेकिन अपने पिता को एक जीनियस मानता था। My father has passed away. My father was very genius and very liberal person. उसने अपनी बैचलर्स की डिग्री लेने के बाद एक बार फिर से बीएड की ताकि वो एक टीचर बन सके। लेकिन जो इंसान सोचता है कभी कभी किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के बावजूद उसका सफर एक टीचर बनने की उम्मीद से गैंगस्टर तक कैसे पहुंचा, ये सवाल कई लोगों को हमेशा हैरान करता है कि आखिर क्या वजह रही होगी। और इससे भी ऊपर एक और सवाल कि क्या अनंतपाल सिंह का एनकाउंटर हुआ था या मर्डर। सबसे पहले तो मैं इस बात का इतराज़ कर रहा हूँ कि आप इसको एनकाउंटर बोल रहे हो और ये एक हत्या थी और धोखे से की गई हत्या थी। चलो जानते हैं इस केस को। इस केस के 3 पहलू हैं। पहला, जो अनंतपाल सिंह का भाई बोल रहा है। सबसे पहले तो मैं इस बात का इतराज़ कर रहा हूँ कि आप इसको एनकाउंटर बोल रहे हो और ये एक हत्या थी और धोखे से की गई हत्या थी। एक आदमी को सरेंडर करवाते हैं और रिक्वेस्ट करके सरेंडर करवाते हैं, उसके बाद में उस आदमी की हत्या करते हैं लोग। तो प्लीज़ एनकाउंटर मत बोलिए। दूसरा, जो पुलिस वाले और सीबीआई के रिपोर्ट्स बता रहे हैं, तो इसने सबसे पहले फायर यहाँ हमारा सामने, नेचुरली जब आ रहा है तो बंदूक उसकी ऐसे ही घूमेगी, तो यहाँ भी फायर, इस कमरे की दीवार पे भी फायर है। उसके बाद नीचे वाले ने इसको ऊपर से गोली मारी, यहाँ वाले ने इसको, जो हमारा आदमी सामने था, जो कि अब ये आते हुए इधर मुड़ा तो जो एक गोली लगा इसके यहाँ लगी, जिससे ये पूरा ऐसे घूमते हुए जो अल्टीमेटली फाइनली ऐसे गिरा। और तीसरा, जो कोर्ट का फरमान आया है। और विद्या प्रकाश ने सबसे पहले गोली मारी और उसकी हत्या कर दी और झूठा क्लोजर रिपोर्ट पेश किया जो हमने चैलेंज किया है। उसके ऊपर बयानों के आधार पर प्रसंज्ञान लेके पुलिस को 302 के आरोपी बनाए। लोग, शुरुआत में आनंदपाल ने पॉलिटिकल लाइन को फॉलो की। पंचायत इलेक्शन जीता था, पंचायत समिति के सदस्य बनकर। फिर उसने प्रधान की पोस्ट के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार वो हार जाता है, वो भी मात्र 2 वोटों से। लेकिन वहीं से उसका एक्सपोजर पॉलिटिक्स में हुआ। पॉलिटिकल राइवल्स और लोकल कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स ने उसे ग्रेजुअली एक वायलेंट रास्ते पर ले आया। अनंतपाल का नाम धीरे धीरे लोकल लैंड डिस्प्यूट्स, क्रिमिनल, एक्सटॉर्शन और पॉलिटिकल राइवलरी के केसेस में आने लगे थे। फिर एक मेजर टर्निंग पॉइंट आता है साल 2006 में, जब जीवन राम गोदरा नाम के एक जाट कम्युनिटी के लीडर का ब्रॉड डे लाइट में मर्डर कर दिया गया था। और इस मर्डर के बाद अनंतपाल और उसके गैंग का नाम इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में जोड़ा जाता है। और इसी मर्डर के बाद अनंतपाल सिंह के खिलाफ कई सारे केसेस फाइल हुए। मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, आर्म्स एक्ट। राजस्थान पुलिस ने उसे नोटोरियस गैंगस्टर के रूप में लिस्ट कर दिया था। अनंतपाल सिंह ग्रेजुअली एक नाम बन गया था, और वो नाम सिर्फ क्राइम की वजह से नहीं बल्कि उस इमेज की वजह से भी बना जब उसने बुरे वक्त पर लोगों का साथ दिया, उनकी मदद की। पब्लिक का एक सेगमेंट अनंतपाल को सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता था जो करप्ट सिस्टम के खिलाफ खड़ा था, आवाज उठाता था। और ये नैरेटिव भी तब बनने लगा जब आनंदपाल ने पॉलिटिकल पावर के लिए पहल की। फिर आता है साल 2015, जिसने सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट को जन्म दिया। आनंदपाल सिंह का
जेल ब्रेक। 3 सितंबर 2015 को जब आनंदपाल को बीकानेर से अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल ट्रांसफर किया जा रहा था, तब रास्ते में उनके सपोर्टर्स ने पुलिस वैन पर आर्म्ड अटैक किया। फायरिंग हुई और आनंदपाल एस्केप कर गया। और शायद राजस्थान के इतिहास में एक लौता केस था जब एक हाई प्रोफाइल गैंगस्टर ने इतनी प्लानिंग के साथ एस्केप किया था। और इस जेल ब्रेक का एक और थ्योरी है कि आनंदपाल सिंह ने सारे पुलिस वाले को मिठाई खिलाई जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था, और वो मिठाई खाने के बाद ही सारे पुलिस वाले बेहोश हो गए और आनंदपाल जेल से फरार हो जाता है। इस एस्केप के बाद राजस्थान पुलिस के लिए आनंदपाल सिंह एक हेडेक बन गया था। वो कई महीने तक फ्यूजिटिव रहा और हर महीने उसके साइटिंग्स अलग अलग स्टेट से मिलती रही। आनंदपाल कभी पंजाब में रहता तो कभी मध्य प्रदेश में तो कभी हरियाणा में छुपा रहता। मीडिया ने आनंदपाल की कहानी को और भी ज्यादा सेंसेशनल बना दिया था, जिससे उसकी इमेज मिस्टीरियस और बड़ा बन गया था। चाय के दुकानों का एक हॉट टॉपिक बन गया था आनंदपाल। लेकिन आनंदपाल की कहानी सिर्फ भागने तक नहीं थी, उसका एक सोशल और कास्ट एंगल भी था। राजपूत कम्युनिटी में आनंदपाल के लिए एक अलग ही सपोर्ट बेस डेवलप हो गया था। कई राजपूत लीडर्स और यूथ ग्रुप्स आनंदपाल के लिए पब्लिक में आए, उनके लिए प्रोटेस्ट किया, और इस बीच आनंदपाल के परिवार पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर था। पुलिस उसके घर और उनके रिलेटिव्स के ऊपर लगातार रेड्स कर रही थी। आनंदपाल की प्रॉपर्टीज को सीज की गई थी। उसके 3 बच्चे थे जो उस वक्त पर स्कूल जा रहे थे। और सबसे दुर्भाग्य वाली बात ये थी कि छोटे छोटे बच्चे भी उस आनंदपाल से इंस्पायर हो रहे थे। वे उसके लुक्स को कॉपी कर रहे थे। स्कूल गोइंग बच्चे, वो भी आर्म्स के साथ। वो आनंदपाल की तरह हैट पहनते, गॉगल्स लगाते और नकली 47 के साथ फोटोज क्लिक करवाते, व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाते थे। और ऐसा करने पर कुछ स्टूडेंट्स को स्कूल ने सस्पेंड भी किया था। लोग, मेरा यहाँ मानना है कि किसी भी क्राइम करने वाले व्यक्ति को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। अगर वो सोसाइटी के लिए बैड एक्टर्स हैं तो बैड एक्टर्स ही हैं। सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर, आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर। पुलिस के पास मल्टीपल टिप ऑफ्स आए थे, लेकिन हर बार वो उनसे एक कदम आगे निकल जाता था। फिर राजस्थान पुलिस ने आनंदपाल के करीबी लोगों पर क्रैकडाउन स्टार्ट किया। उससे जुड़े जितने भी नेटवर्क्स थे, आर्म सप्लायर्स, गैंग मेंबर और उसके जाने पहचाने लोग, उन सब पे सर्विलांस शुरू किया गया। आनंदपाल के 15 से ज्यादा लोगों को उस ड्यूरेशन में अरेस्ट किया गया था। और फिर आता है वो दिन जिसने पूरे राजस्थान को हिला कर रख दिया था, राजस्थान के पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया था। तारीख थी 24 जून 2017, रात का वक्त था। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एक टिप ऑफ मिलने के बाद आनंदपाल को ट्रैक डाउन किया, और ये इनकाउंटर चूरू डिस्ट्रिक्ट के मालासार विलेज के एक घर में होने वाला था, क्योंकि आनंदपाल वहां पे एक लोकल के घर में छुपा हुआ था। पुलिस के लोगों ने उस घर को चारों ओर से घेर लिया था, पूरा घेराबंदी कर लिया था, और इसी बीच आनंदपाल ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आनंदपाल के पास से एक 47 और भी कुछ वेपन्स रिकवर किए थे। रात को ये लोकेशन मिल गया था, तो एसओजी, चूरू पुलिस और नागौर पुलिस ने घेरा इनको ERT के साथ। उसके वहाँ से फायरिंग हुआ, उसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, उसमें उसकी डेथ हुई। और इस इनकाउंटर के 3 थ्योरीज हैं। पहला, जो आनंदपाल सिंह का भाई बोल रहा है। सबसे पहले तो मैं इस बात का इतराज़ कर रहा हूँ कि आप इसको एनकाउंटर बोल रहे हो, और ये एक हत्या थी और धोखे से की गई हत्या थी। एक आदमी को सरेंडर करवाते हैं और रिक्वेस्ट करके सरेंडर करवाते हैं, उसके बाद में उस आदमी की हत्या करते हैं लोग। तो प्लीज़ एनकाउंटर मत बोलिए। दूसरा, जो पुलिस वाले और CBI के रिपोर्ट्स बता रहे हैं, तो इसने सबसे पहले फायर यहाँ हमारा सामने, नेचुरली जब आ रहा है तो बंदूक उसकी ऐसे ही घूमेगी, तो यहाँ भी फायर, इस कमरे की दीवार पे भी फायर है। उसके बाद नीचे वाले ने इसको ऊपर से गोली मारी, यहाँ वाले ने इसको, जो हमारा आदमी सामने था, जो कि अब ये आते हुए इधर मुड़ा, तो जो एक गोली लगा इसकी यहाँ लगी, जिससे ये पूरा ऐसे घूमते हुए जो अल्टीमेटली फाइनली ऐसे गिरा। और तीसरा, जो कोर्ट का फरमान आया है। और विद्या प्रकाश ने सबसे पहले गोली मारी और इसकी हत्या कर दी, और झूठा क्लोजर रिपोर्ट पेश किया जो हमने चैलेंज किया है। उसके ऊपर बयानों के आधार पर प्रसंज्ञान लेके पुलिस को 302 के आरोपी बनाया। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद पूरे राजस्थान में एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था। खास करके राजपूत कम्युनिटी ने आनंदपाल के सपोर्ट में रैली निकाली। कुछ जगहों पर वायलेंस भी हुआ। नागौर, जयपुर और बीकानेर में
सिचुएशन काफी टेंस हो गई थी। आनंदपाल के परिवार वालों ने उनके बॉडी का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था और फिर करीब 17-18 दिन बाद जाकर उनके बॉडी का अंतिम संस्कार होता है। उसकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए थे। यही नहीं, आनंदपाल के परिवार वालों ने कोर्ट में पिटीशन फाइल की और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की। फिर बाद में जाकर इस केस को सीबीआई के हवाले भी कर दिया जाता है और सीबीआई पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद अपने क्लोजर रिपोर्ट में वही लिखा जो पुलिस वालों ने अपने रिपोर्ट में लिखा था। लेकिन बाद में आनंदपाल के फैमिली वालों ने इस सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को भी कोर्ट में चैलेंज किया एंड गेस व्हाट, बाद में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया जिसमें सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को ओवरटर्न कर दिया और 7 अथॉरिटीज के लोगों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के लिए बोला गया जो उस वक्त पर एनकाउंटर में मौजूद थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि सीबीआई के रिपोर्ट में एनकाउंटर के वक्त ऑफिसर विद्या प्रकाश की मौजूदगी का कहीं भी जिक्र तक नहीं था, जबकि उनकी पिस्तौल से इस्तेमाल किया गया कारतूस उसी छत पर मिलता है जहां पर आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था। यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म का भी एग्जांपल देखने को मिला जब हाई कोर्ट ने भी स्टेट गवर्नमेंट से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी एनकाउंटर के कॉन्टेक्स्ट में। आनंदपाल के परिवार ने लगातार मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर पुलिस पर एलिगेशन लगाते रहे। उनका कहना था कि आनंदपाल के साथ पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते ऐसा किया गया, लेकिन वो वेंडेटा किस पॉलिटिशियन का था, किस पार्टी का था, ये नाम सामने नहीं आता है आज तक। ऑफिशियली नहीं आता है। और सरेंडर करने के बाद में विद्या प्रकाश उस साइड में गया, फोन पे बात पता नहीं किससे बात की, मुझे नहीं पता, और आते ही मारपीट। अच्छा, यहाँ पर कुछ सवाल हैं। आनंदपाल सिंह जैसे लोग आखिर बनते कैसे हैं? क्या इसका जिम्मेवार सोसाइटी है, हमारी पुलिस की व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था है, या कुछ और लोग ऐसे गैंगस्टर को पूजते क्यों हैं, उन्हें स्टार के रूप में क्यों देखते हैं, उन्हें अपना आइकन क्यों मानते हैं? एंड व्हाट डू यू थिंक, वाज इट एन एनकाउंटर और अ मर्डर? प्लीज कमेंट में बताएं एंड सब्सक्राइब। एथियाज की केस स्टडी। बाय।